नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। और चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज बिहार स्टेट सामाजिक विज्ञान का ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का ये मैराथन क्लास है और आज लाइव नहीं हो पाया, टाइम नहीं होने की वजह से। और आज दोस्तों 8वां दिन है। इसके पहले आपको 7 टेस्ट कराया गया है मैराथन का, और इसके अलावे भी आपको लगभग 50 टेस्ट कराया गया है ज्योग्राफी का, है ना। आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पेडागोजी, रीजनिंग सभी कराया गया है ना। तो आप जाकर देखिए ना प्लेलिस्ट में। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपको 120 प्लस कोई भी नहीं रोक सकता। ये 100% आपको गारंटी में देता हूँ, ठीक है। हाँ, और देखिए दोस्तों, आज आपको टोटल 150 प्रश्न कराया जाएगा। टोटल कितना करेंगे हम लोग? 150 प्रश्न हम लोग करेंगे टोटल। और अब तो टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप पीडीएफ लेना भी चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, है ना। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा। आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं रिवीजन के लिए, और जितना जल्दी हो सके अपना रिवीजन कर लीजिए। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ये फेसबुक पेज है ज्योग्राफी बाय मुकेश कुमार, तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आपका यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट बाय मुकेश सर और ज्योग्राफी बाय मुकेश सर, ये दोनों नाम एक ही है ना। चाहे आप करियर पॉइंट बाय मुकेश सर सर्च करें, नहीं तो ज्योग्राफी बाय मुकेश सर सर्च कीजिएगा तो आपको करियर पॉइंट आ जाएगा। और इसको आपको लोग सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आप सभी का ज़्यादा नहीं, आज 150 प्रश्न हम लोग करेंगे। और 150 प्रश्न लगभग 60 मिनट, यानी 50 से 60 मिनट आपको लगभग लगेगा। तो आप लोग आराम से टेस्ट दीजिए और 150 प्रश्नों का आनंद उठाइए। चलिए आज देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी, बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया, मैं जल्दी जल्दी आंसर जवाब देते चलूँगा और आप लोग भी अपना अपना देते चलिए। अब लास्ट में बताइएगा कि आप सभी ने कितना कितना सही किया है। तो पहला जो डाक टिकट जारी किया गया था, मुंबई में जारी किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आपका सेकेंड नंबर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? बताइए दोस्तों, कब की गई थी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना? 1841, 1851, 1941 या 1951? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि 1851 ईस्वी में की गई थी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर प्रश्न है, देखिए थर्ड नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% क्षेत्र वन के रूप में है, और कुल वन क्षेत्रफल में लगभग 40% सघन वन है। पहला जो है ये आपका गलत है। दूसरा है कि राष्ट्रीय वन कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 क्षेत्र को वृक्षों यानी वनों से ढकना है, ये आपका बिल्कुल सही है। और आपका उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है वो केवल 2 नंबर सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, यानी कि केवल 2 सही है। भारत में अभी जो वर्तमान में कितने वन है? तो 24.04% क्षेत्रफल पे वन है, ठीक है। अगला चलते हैं आपका 4 नंबर की, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो सबको पता है कि किसके साथ स्पर्श करती है, तो वो है आपका बांग्लादेश। कितना है? तो 4096 किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा 4096 किलोमीटर। अगला चलिए आपका है 5वां नंबर की, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो सबको पता है दोस्तों खैबर दर्रा कहाँ है? तो पाकिस्तान में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, यानी कि पाकिस्तान। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना अपना जवाब देते चले, अपने मन में जवाब देते चले, और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि कितना आप लोग सही किए। और नए हैं चैनल पे तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पूरी तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है। जैसे ही आपका स्टेट का एग्जाम खत्म होगा तो आपको सी टेट, है ना, सी टेट की तैयारी शुरू करवा दी जाएगी, प्लस केवीएस का भी टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों दरोगा प्लस बीपीएससी के लिए जीएस का आपको टेस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। जीएस का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा आपको रात में 9 बजे से, डेली चलेगा। और उसमें करेंट अफेयर भी रहेगा, आपको जीएस का भी पेपर रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस का भी पेपर रहेगा, है ना। सब मिला करके 100 टेस्ट, अब 100 क्वेश्चन का आपको टेस्ट लिया जाएगा। चलिए तो अगला देखिए, आपको भारतीय मिट्टियों में कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुआ है? बताइए वो कौन सी मिट्टी है जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुआ है? तो वो मिट्टी है आपको रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को ही क्या कहते हैं? काली मिट्टी। इसी को कहा जाता है आपको काली मिट्टी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला देखिए दोस्तों 7 नंबर की, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है वो है आपको कोलकाता में। क्या हो जाएगा? कोलकाता। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, कोलकाता में है। चलिए अगला देखते हैं आपका दोस्तों 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों से होकर गुजरती है? बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है आपको तिब्बत से, है ना। और तिब्बत कहाँ है? तो चीन में है, तो चीन हो जाएगा, और भारत हो जाएगा, और बांग्लादेश। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। खट से एकदम जवाब देना है ना। तो चीन, यानी चीन का किसके, तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील से। और तिब्बत जो आती है चीन में आती है, उसके बाद भारत में आती है, भारत के बाद बांग्लादेश में जाती है। तो 3 देशों से होकर गुजरी ना। तो चलिए अगला देखिए आपका
9 नंबर, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय जो केला अनुसंधान केंद्र है ये है आपका तिरुचिरापल्ली। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर, आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला देखते हैं आपका 10 नंबर। जितना जल्दी हो सके अपना अपना जवाब देते चले। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो आप लोग भी थोड़ा फास्ट रहें और हम भी थोड़ा फास्ट रहता हूँ। खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है बताइए? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर। बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, है ना। 10 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला देखिए आपका 11 नंबर। भारत के प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थित है? नाम ही है इसका मैराथन, और मैराथन में आपको डिस्कशन नहीं किया जाएगा, बिल्कुल आपको क्वेश्चन आंसर और करवाते हमको इसको निकलना है जितना जल्दी जल्दी हो सके। बस आपका रिवीजन करवाते चलना है क्योंकि आपको भी याद है ना। भारत के प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थित है बताइए? तो आपका दक्कन, मालवा, तेलंगाना या छोटा नागपुर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, यानी कि छोटा नागपुर का पठार, आंसर नंबर डी। चलिए 12 देखिए, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना बताइए। 4 परियोजना दिया गया, इसमें से राजस्थान के बारे में बताना है सबसे महत्वपूर्ण परियोजना। चंबल परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना। तो नागार्जुन तो राजस्थान में है ही नहीं, है ना। भाखड़ा नांगल भी आपको नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। अगला देखिए आपका 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन हमारे देश से प्रायः लुप्त हो चुका है? हमारे देश से लुप्त हो चुका है, ये चार चार आपको जंगली जानवर है। तो देखिए चीता है, हनुमान है, गैंडा है, तेंदुआ है। तो आंसर हो जाएगा आपका चीता, यानी कि आंसर नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। चलिए अगला देखते हैं आपका 14 नंबर की, अधिक अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक होता है? वो कौन सी फसल है? अगर अधिक दिनों तक वर्षा होती है तो वो फसल क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, घातक है उसके लिए। तो हो जाएगा चाय, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। चाय वो फसल है, इसलिए तो चाय को बोया जाता है आपको पहाड़ी क्षेत्र में, है ना, ताकि उसके जड़ में पानी न लगे ज़्यादा दिनों तक, नहीं तो वो खराब हो जाता है। अगला है आपको सिंदरी। सिंदरी कहाँ स्थित है? तो सिंदरी जो है ये उर्वरक उत्पादन के लिए जाना जाता है क्षेत्र, और ये आपका स्थित है दोस्तों झारखंड में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, यानी कि झारखंड। और सिंदरी पड़ता है आपको धनबाद में, है ना, झारखंड में। चलिए अगला देखते हैं कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बताइए? पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये बिहार में है, और बिहार के हाजीपुर में है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर, बिहार के हाजीपुर में है। चलिए अगला देखते हैं आपका दोस्तों 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि उच्चावच प्रदर्शन की विधि का विकास किसने किया था बताइए? उच्चावच प्रदर्शन की विधि का विकास किसने किया था? तो हो जाएगा लेहमान, आंसर नंबर बी। कौन किए थे? लेहमान, एक भूगोलवेता थे, और इन्होंने ही किया था आपको उच्चावच प्रदर्शन की विधि। अगला चलते हैं 18 नंबर प्रश्न है कि सुनामी का कारण क्या है बताइए? सुनामी जो आता है इसका रीज़न क्या है? तो सुनामी जो आता है दोस्तों समुद्र के भीतर भूकंप के वजह से। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, समुद्र के भीतर भूकंप के वजह से आता है सुनामी। ठीक है, आंसर हो गया सी। अगला देखिए आपका 19 नंबर। भारत की मानक देशांतर रेखा किस नगर से गुजरती है? तो भारत का जो मानक देशांतर रेखा है ये कितना है आपको? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ई से हो गया आपको ईस्ट, यानी पूर्वी देशांतर। और जो ये गुजरता है आपको इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से। अगर नैनी नहीं रहेगा ऑप्शन में तो आपको मारना है मिर्ज़ापुर। ठीक है, मिर्ज़ापुर। तो दोनों याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर और नैनी। ठीक है, और ये जो 82.5 डिग्री है कितने राज्य से गुजरती है? तो 5 राज्य से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद कर ले, नहीं पता है तो इसको स्टॉप करके आप लिख ले, याद कर ले। ठीक ना, मैं काफ़ी फास्ट चल रहा हूँ तो आपको फास्ट लग सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग स्लो भी करके देख सकते हैं और स्टॉप करके भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला देखिए कि निम्नलिखित तथ्यों में से सही तथ्य कौन सा है बताइए? सही इसमें बताना है, 4 दिया है, इसमें से जो सही है उसको बताइए। तो ऑप्शन है कि भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। तो भारत, बी नंबर ऑप्शन है कि भारत उपोष्ण कटिबंध में है तथा उष्ण कटिबंध, बिल्कुल सही है बी। और आगे है कि भारत और श्रीलंका के बीच माहिम खाड़ी, ये गलत है। भारत एशिया के उत्तर के मध्य भाग में स्थित है। तो देखिए यहाँ पे आंसर होना चाहिए आपका बी नंबर। बी नंबर तो सही है, और देखिए डी भी दे रहा है तो डी हम यहाँ काट सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपका बी है, क्योंकि जो भारत है ना ये उष्ण कटिबंध में भी है और उपोष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंध के मतलब क्या हुआ? 0 से लेकर के 23 तक है, और 23 डिग्री से ऊपर भी तो भारत है ना। तो भारत जो है उष्ण में भी है और उपोष्ण में भी है। आंसर नंबर बी तो बिल्कुल सही है, और डी भी आपको कहीं कहीं ऑप्शन देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे मैं डी भी दे दिया हूँ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों आपका 21। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो भ्रंश घाटी मैंने कई बार बता चुका हूँ, वो 2 नदियाँ जो मुख्य नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तीव्रगामी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, वो है आपको ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 2 नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती।
अगला है आपका 22 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने के कारण सूखाग्रस्त रहता है। अब बताइए कि वृष्टि छाया में पड़ने की वजह से वो क्या रहता है, सूखा रहता है। तो रांची है, शिलोंग है, भोपाल है, कोलकाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका शिलोंग। शिलोंग यानी मेघालय। मेघालय का जो शिलोंग है ये आपको दोस्तों मतलब वृष्टि छाया क्षेत्र में रहता है। इसका मतलब देखिए इधर आपको ये साइड में है आपको शिलोंग, इसी वजह से ये वृष्टि छाया में आ जाता है और ये पवन विमुख में आ जाता है ना, पवन विमुख भाग में आता है। पवन विमुख भाग में होने की वजह से ये वृष्टि छाया में पड़ता है ना, और यहाँ पे बारिश काफ़ी कम होता है इसके अपेक्षा। तो आंसर हो जाएगा आपका शिलोंग। अगला देखिए कि भारत के वनों में किसका निवास स्थान है। भारत के जो जंगल है उसमें कौन रहते हैं। सभी प्रकार के लोग, डकैत, ऋषि मुनि या जनजातियों के लोग। बिल्कुल सही। तो जंगल में रहते हैं जनजाति के लोग। अभी भी वर्तमान समय में भी भारतीय जंगल में जनजाति लोग रहते हैं। आप चले जाइए झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य में भी जाइएगा तो आपको मिल जाएंगे। अगला देखिए आपको 24 है कि संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है। बताइए, जो संघ शासित क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली जो है ये दो राज्यों के बीच स्थित है दोस्तों। वो दो राज्य कौन सा है, तो गुजरात और महाराष्ट्र। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, गुजरात और महाराष्ट्र के ये बीच है। आंसर हो जाएगा डी। और अगला चलते हैं आपका 25 कि काजीरंगा किस राज्य में स्थित है। क्या हो जाएगा, काजीरंगा जो है ये किस राज्य में है। असम, मेघालय, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। तो काजीरंगा है ये असम में है ना, काजीरंगा कहाँ है तो असम में है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए। चलिए जल्दी जल्दी हो सके आप लोग जितना जल्दी हो सके अपना जवाब देते चलिए। अगला देखिए आपका 26 कि भारत में कुल वन विस्तार लगभग कितने प्रतिशत होगा। भारत में कुल वन विस्तार लगभग कितना प्रतिशत होगा, तो वर्तमान में है आपका सी यानी 24.04%। ठीक है, याद रखिएगा पूरा नंबर। ठीक है, हाँ, और कितना होना चाहिए पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए, तो 33.33। ठीक है, एग्जैक्ट है 33.33। ऑप्शन में आपको अगर 33 देता है तो ये भी सही है। अगला है आपको 27 निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें पूछ रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होना चाहिए, है ना। तो सदाबहार वन होने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, है ना। यहाँ गर्मी होना चाहिए, सालों भर वर्षा होनी चाहिए। तो ये जो क्षेत्र है ऑप्शन के अनुसार नीलगिरी तो बिल्कुल नहीं होगा, और अरावली, राजमहल नहीं होगा, आपको शिवालिक नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर यानी अरावली। अरावली की चोटी कहाँ है दोस्तों, तो अरावली नहीं, गलत। देखिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, है ना। अरावली नहीं, नीलगिरी, है ना। नीलगिरी जो है ये आपका कहाँ है, तमिलनाडु में। सॉरी दोस्तों, तमिलनाडु होगा, है ना। तमिलनाडु में है ना नीलगिरी। अरावली तो आपको ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक है, हाँ, तो आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, है ना, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ है, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में ये फैला हुआ है, 3 राज्यों में। और जो नीलगिरी पर्वत है ये आपको नीलगिरी है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट दोनों को ये जोड़ता है। ठीक है, अगला देखते हैं आपका 28 है कि भारत में खाद की सर्वाधिक खपत, खाद का जो सबसे अधिक, उर्वरक का जो सबसे अधिक उपयोग किया जाता है वो किस राज्य में किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका पंजाब। आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, अगर पंजाब नहीं है तो आपको हरियाणा मारना है। ठीक है ना, हाँ, पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, लेकिन आंसर हो जाएगा पंजाब। यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है पंजाब में। अगला देखिए आपका 29 निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। बताइए लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी जो आपको देखने को मिलेगा ये पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा, यानी कि पठारी क्षेत्र में। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, है ना। चलिए अगला देखिए आपका 30 नंबर। 30 है कि मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा किसे कहते हैं, तो देखिए केरल, केरल को कहते हैं आपको मसालों का बगीचा, क्योंकि केरल में बहुत अधिक मात्रा में मसालों का उत्पादन किया जाता है ना, इसीलिए कहा जाता है इसको। अगला है आपका 31। काफ़ी आपका स्पीड है, तो आप लोग स्पीड को मेंटेन करने के लिए अपना स्पीड को कम कर सकते हैं सेटिंग में जाकर के। यहाँ 3 डॉट है तो यहाँ पे जाकर के अपना सेटिंग को कम कर सकते हैं। सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो नई जो जलोढ़ मिट्टी है इसको कहते हैं हम लोग खादर प्रदेश, और पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसको कहते हैं बांगर प्रदेश। तो नई पूछे तो खादर, अब पुरानी पूछे तो बांगर। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला देखिए आपका 32 निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर के बहती है। देखिए दरार घाटी बोले या फिर भ्रंश घाटी होकर बोले तो दोनों हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। आंसर हो जाएगा आपका बी। दरार बोले या फिर भ्रंश बोले दोनों क्या हो जाएगा, या फिर धसान बोले, तीनों हो जाएगा आपका नर्मदा और ताप्ती। याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती। आंसर नंबर बी। अगला देखिए आपका 33 भारत में जैव विविधता के ताप स्थल है। जैव विविधता भारत में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है बताइए। तो ऑप्शन है कि पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी। पश्चिम हिमालय में तो नहीं पाया जाता है, गलत हो गया। पश्चिम हिमालय और सुंदरवन, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, हाँ बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है,
पश्चिमी घाट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है। तो यहाँ पे पाया जाता है जैव विविधता। जैव विविधता कहाँ पाया जाएगा? जहाँ पे सालों भर वर्षा होता होगा, इस सब क्षेत्र में पाया जाता है जैव विविधता, मतलब कि जीवों की विविधता वहाँ पाई जाती है ना, इसीलिए उसको कहते हैं जैव विविधता। अगला प्रश्न है कि बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? बाघ परियोजना जो आरंभ की गई थी वो आरंभ की गई थी 1973, 1973 ईस्वी में आरंभ की गई थी बाघ परियोजना। चलिए अगला है आपका 35। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो भारत में यूरेनियम जो पाया जाता है ये आपको झारखंड में पाया जाता है, और झारखंड के सिंहभूम जिला है ना, याद रखिएगा सिंहभूम। ठीक है, हाँ। अगला है प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 36। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जो जाड़े में वर्षा होती है, ठंडे के दिनों में जो वर्षा होती है, ये है आपका तमिलनाडु। तो ये वर्षा जो होती है उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। ये है उत्तर पूर्वी नौ से आपको ये मानसून आती है, बंगाल की खाड़ी से नमी लेती है, ये कोरोमंडल जो तट है यहाँ पे टकराती है और वर्षा कर देती है। अगला है दोस्तों आपका 37। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? सबसे कम जो वन क्षेत्र है वो राज्य कौन सा है? कि गोवा, हरियाणा, केरल या सिक्किम? तो आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा, आंसर नंबर बी। हरियाणा में जो है सबसे लिंगानुपात भी सबसे मतलब कम है, और यहाँ पे वन भी सबसे कम है, याद रखिएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है आपका 38 प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? फिर देखिए नहीं आ गया, तो नहीं वाला को थोड़ा सा ध्यान से पूरा प्रश्न पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, कथन में से कौन सा एक सही नहीं है वो पूछ रहा है ना। तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है, गलत है। कोनियन भाषा नागालैंड बोली जाती है, बिल्कुल सही है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है, ये भी सही है। ये भी सही है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। हाँ, भारत में सबसे बड़ा जो बौद्ध मठ है ये असम में नहीं है, ये तिब्बत में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं आपका 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ, सतपुरा पहाड़ियाँ, इसको क्रम से सजाना है दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर। तो जो सबसे उत्तर में हो जाएगा ना वो है आपको महादेव पहाड़ियाँ। महादेव पहाड़ियाँ उत्तर में है, क्योंकि देखिए तीनों जो पहाड़ी है ना, तीनों लगभग एकदम समान एक ही जगह पे है, तो थोड़ा थोड़ा का अंतर है ना। मैप में देखिएगा तो पता चल जाएगा। एटलस में देखना पड़ेगा आपको, मैप में भी नहीं समझ में आएगा, एटलस में समझ में आएगा। तो ये देखिए महादेव पहाड़ियाँ सबसे ऊपर है, उसके बाद आ जाएगा सतपुड़ा, और उसके बाद आ जाएगा सह्याद्री, यानी कि एक तीन दो किस में है? सी नंबर में। ठीक है, आंसर हो गया आपका सी। अगला चलते हैं आपका 40 नंबर प्रश्न है कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? 2001 के अनुसार बताना। 2001 और 2011 में दोनों में आपका सेम था, सबसे ज़्यादा था यूपी में और उसके बाद था आपका महाराष्ट्र। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। ठीक है, एक भी पूछे तो महाराष्ट्र, 11 भी पूछे तो महाराष्ट्र, तीसरा नंबर पे आपका बिहार, चौथा आपका वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा, एक में भी 11 में भी। अगला चलते हैं दोस्तों आपका 41। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान संस्थान किस राज्य में स्थित है? बताइए। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान संस्थान जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि महाराष्ट्र। राजीव गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला है आपका 42। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? चैनल के मतलब क्या होता है? रास्ता। तो 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ये है अंडमान और ये है आपका निकोबार, तो इसके बीच से गुजरता है 10 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार को। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चैनल मतलब होता है रास्ता, याद रखिएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून होती है इसकी सामान्य प्रवाह की सामान्य दिशा, तो ये आती किधर से है? तो दक्षिण पश्चिम से आती है, दक्षिण पश्चिम से आती है और उत्तर पूर्व की ओर ये चली जाती है। इधर से आती है और इधर की ओर ये चली जाती है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, कौन सा ऑप्शन है? दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व। आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिया गया है ना डी में। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला है आपका 44। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय जो जल मार्ग संख्या 1 है, तो आपको पता है, कई बार बताए हैं, तो ये है आपको इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक। किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। ठीक है, याद रखिएगा, गंगा नदी पर ये बनाया गया है। हाँ, अगला है आपका 45 कि भारत के मुख्य भूमि तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि का पूछ रहा है। मुख्य भूमि का अगर पूछे तो हो जाएगा 6100 किलोमीटर, आंसर नंबर हो जाएगा बी। और अगर पूछे कि आपको संपूर्ण पूछ दिया तो 7516.6 किलोमीटर होता है संपूर्ण, है ना। तट रेखा हो गया। और स्थल अगर संपूर्ण पूछ दिया है तो कितना हो जाएगा? 15200 किलोमीटर। और इसका कितना है? ये दुगना है, याद रखिएगा। हाँ, तो ये सब आपको सब याद रखना है, सभी पूछा जाता है। अगला है आपको ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो तिब्बत में कहते हैं सांगपो कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं इसको, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं आपका 47। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन क्षेत्र सर्वाधिक है? भारत में वो कौन सा राज्य है जिसका वन क्षेत्र सबसे अधिक है? तो वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश। और सबसे कम कहाँ है? तो हरियाणा में। और परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो मिजोरम में। तो सब याद रखना है।
अगला चलते हैं आपका 48। ज़्यादा आपको स्पीड लगे तो स्पीड को कम कर सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि समय नहीं इसीलिए मैं भी काफ़ी फास्ट हूँ। हाँ, और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको तैयारी करवाया जाता है। बाद में तैयारी आपको जैसे ही स्टेट खत्म होगा तो आपको सीटेट का तैयारी करवाया जाएगा, टेस्ट करवाया जाएगा, और सीटेट का बहुत सारा टेस्ट करवाया भी गया है ना। तो जाकर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, और इसके अलावा आपको दरोगा अगर फॉर्म भरे हैं, आपको बीपीएससी तैयारी करना है पीटी का, तो आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी यहाँ पे। इसी प्रकार से आपको एकदम सब तैयारी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 48। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को कहा जाता है? तो वह है आपका एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है कुपोषण के वजह से, है ना। अगला देखिए आपका 49। कयाल। कयाल क्या होता है? निम्नलिखित में से क्या है? तो कयाल जो है, मैंने कई बार बता चुका हूँ कयाल को। देखिए मैं इसलिए स्पीड चल रहा हूँ ना, क्योंकि ये सब प्रश्न आपको कराया जा चुका है और आज ये सिर्फ रिवीजन चल रहा है कि आपको कितना याद है और आप कितना जल्दी जवाब दे सकते हैं। तो कयाल जो है ये केरल में पाया जाता है ना, केरल के तट पर पाए जाने वाले लैगून। कयाल एक झील भी है, ठीक है, लैगून झील है, इसको कहा जाता है कयाल, है ना। आंसर हो गया आपका बी नंबर। अगला देखिए कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? जो भारत में इतनी तेजी से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि उच्च जन्म दर है और गिरती मृत्यु दर है, क्योंकि जन्म जन्म भी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, बच्चे काफ़ी जन्म तेजी से ले रहे हैं और मर रहे हैं काफ़ी कम, है ना। यानी मृत्यु दर वो क्या है, गिरते जा रहा है, मतलब कि कम व्यक्ति मर रहा है, तो जनसंख्या तो बढ़ेगा ही। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका है 51। निम्न में से कौन लवणीय झील है? तो लवणीय का मतलब होता है खारा, तो खारा झील कौन सा है दोस्तों? सांभर झील। आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है आपको सांभर झील। अब यहाँ बहुत अधिक मात्रा में नमक का उत्पादन किया जाता है। अगला देखिए आपका है 52। भारत में किस स्थान पर पहला पहला कह रहा है परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो पहला जो था वो आपका तारापुर था। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी, तारापुर पहला था, ठीक है। अगला देखिए कि देखिए कहीं कहीं आपको ट्राम्बे भी दे सकता है, लेकिन ट्राम्बे नहीं, तारापुर है। अगला देखते हैं 53 नंबर। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि, हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हैस्यूर विधि का जो विकास किया था, उच्चावच प्रदर्शन, उच्चावच मतलब क्या होता है? ऊंचा और नीचा, है ना। तो ऊंचा नीचा को प्रदर्शित करने के लिए जो हैस्यूर विधि का विकास किया था वो किए थे लेहमान। आंसर नंबर हो जाएगा आपका लेहमान। आंसर नंबर ए, लेहमान महोदय किए थे। अगला है दोस्तों आपका 54 की अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को प्रदर्शित किया जाता है? नीला रंग को किस भाग से प्रदर्शित करते हैं हम लोग मैप में? तो कैंसर हो जाएगा जल को। जल यानी कि जैसे नदी है, तालाब है, तो उसको हम लोग नीला दिखाते हैं ना। मैप जो होता है ना, आप मैप देखे होंगे तो उसमें नदी जहाँ बहेगी तो वहाँ देखिएगा वहाँ नीला दिखाएगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला चलते हैं आपका 55। भारत की जनसंख्या का घनत्व 2001, जनसंख्या घनत्व 2001 के अनुसार कितना है? अब बताएं 2001 में जनसंख्या घनत्व भारत का कितना था? तो 2001 में जो था 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लेकिन 2011 में कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दोनों याद रखना है, एक वाला भी 11 वाला भी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आपका 56। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बताइए। सोपानी कृषि, तो सोपानी जो कृषि किया जाता है ना, ये आपको पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है, और पहाड़ी क्षेत्र ऑप्शन में कौन सा है? आपको उत्तराखंड। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि उत्तराखंड। अगला देखिए आपका 57 की भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, तो भारत में जो प्रथम तेल शोधक कारखाना को जो स्थित था, मतलब खोदा गया था, वो तो सबसे पहले अंग्रेज के समय में किया गया था, यानी 1901 ईस्वी में, और वो था आपका डिगबोई। डिगबोई कहाँ है? सी नंबर में, सी नंबर हो जाएगा। डिगबोई कहाँ है? तो असम राज्य में है। कहाँ है दोस्तों? असम में है, और इसकी जो खुदाई हुई थी 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 58। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। भारत में सबसे पहले स्थापित जो लौह इस्पात कंपनी है वो है आपको टाटा और लौह इस्पात कंपनी, यानी कि टिस्को। आंसर नंबर डी हो जाएगा। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। क्या हो जाएगा? टाटा लौह और इस्पात कंपनी टिस्को। आंसर नंबर डी। अगला देखिए कि भोपाल त्रासदी जो हुआ था, भोपाल गैस कांड जो हुआ था, ये 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, है ना। और इसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। आंसर नंबर बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। चलिए अगला है आपका 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तभी बताए थे आपको, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली दो महत्वपूर्ण नदी है, नर्मदा और ताप्ती। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। और चलिए देख, तो अगला अगला प्रश्न है आपका 61 कि जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? तभी बताए थे उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होता है तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा। ये है उत्तर पूर्वी और यहीं से आता है ये मानसून, और ये है तमिलनाडु, यानी कि कोरोमंडल तट। तमिलनाडु के जो तट है उसको कहते हैं कोरोमंडल तट। हाँ, तो कभी कभी ऑप्शन में दे देगा कोई तमिलनाडु नहीं के दे करके दे देगा कोरोमंडल तट, तो याद रखिएगा। अगला है 62 कि अप्रैल महीने में
अप्रैल मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाले धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो अप्रैल मई और महीने में जो धूल भरी आंधियाँ चलती है पश्चिम बंगाल में, तो उसको कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों काल वैसाखी। क्या कहते हैं? काल वैसाखी। और ये चक्रवात होता है एक प्रकार का, है ना, शाम के समय ये उठता है और ये धूल भरी खूब चलता है और जिसमें थोड़ा बहुत कभी कभी वर्षा भी हो जाता है और इससे जो होता है आम के फसल को काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन चाय के फसल को असम में काफ़ी इससे लाभ भी होता है। तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं काल वैशाखी। और लू किसको कहते हैं? तो जो उत्तर भारत में यानी कि यूपी बिहार में और दिल्ली जो आसपास में क्षेत्र में चलता है ना दिन भर, जो हवाएं, गर्म हवाएं चलती है, इसको कहा जाता है लू, है ना। तो याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं आपका 63 कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था, आंसर नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 1972। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, आंसर हो जाएगा डी। अगला है दोस्तों कि भरतपुर पश्चिमी बिहार किस राज्य में है? तो भरतपुर जो है ये है आपका राजस्थान। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान, यानी कि आंसर नंबर सी में है, पश्चिमी बिहार है। यहाँ पे जाड़े के दिनों में जो साइबेरियाई पक्षी है ना, जो साइबेरिया कहाँ है? तो रूस में। तो रूस में जो साइबेरिया है वहाँ से पक्षी उड़ करके आ जाती है ठंडे के दिनों में, है ना। तो ये भी आपको पूछा जाता है। वो पक्षी का नाम क्या है? तो पक्षी का नाम है सारस, है ना। सारस पक्षी उड़ करके आती है। अगला देखते हैं आपका 65, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में अवस्थित दर्रा बताइए। दक्षिण भारत में जो अवस्थित दर्रा है वो है आपको थालघाट, भोरघाट और पालघाट। तो पालघाट आपको सबसे दक्षिण में पड़ेगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर, है ना। थालघाट, भोरघाट, थालघाट और भोरघाट दोनों महाराष्ट्र में है और पालघाट कहाँ है? तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। दर्रा मतलब क्या होता है? रास्ता। दर्रा मतलब क्या होता है? रास्ता। पहाड़ों के काट करके जो रास्ता बनता है नदी के माध्यम से, इसी को कहते हैं दर्रा। अगला देखते हैं आपका 66, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किसान समय समय पर कृषि कार्य हेतु स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व की बात कर रहा है, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व में जो स्थान बदल बदल के जो कृषि किया जाता है उसको कहते हैं झूम की कृषि। क्या कहते हैं उसको? झूम की कृषि। इसी को कहते हैं कर्तन एवं दहन कृषि, है ना। इसी को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। अगला देखिए 67, ग्लोबल वार्मिंग। अभी जो वर्तमान समय में जो हमारा ग्लोब है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या हुआ? हमारा जो ग्लोब है, हमारी जो पृथ्वी है, ये क्या हो रहा है? वार्म हो रहा है, मतलब गर्म हो रहा है। और इससे गर्म होने से कालांतर मतलब समय में, बहुत दिनों समय के बाद, कुछ समय बाद क्या होगा? इसकी स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? तो क्या होगा? समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्र के जलस्तर में तो वृद्धि होगा ही। बी है आपको कि हिम नदियों के अस्तित्व में पर संकट आएगा। बिल्कुल सही है। हिम नदी जो है, जैसे हिमालय पे है ना, जो भी बड़े बड़े पर्वत है वहाँ हिम नदी है, तो वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे पिघलने लगेगा, तो वो भी उस पर संकट आएगा। सी है आपको नदी में बाढ़ आ जाएगा। जब हिम नदी पिघलेगा तो बाढ़ तो आएगा ही, आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी। अगला देखिए आपका है 68, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान बताइए। पक्की सड़क, सबसे अधिक जो पक्की सड़क है वो है आपको महाराष्ट्र में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखते हैं आपका 69, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था 2005 ईस्वी में। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 2005 ईस्वी में इसको नाम दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत को कुल कितने डाक विभागों में बांटा गया है? डाक क्षेत्रों, सॉरी, भारत को जो कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका 8 नंबर, आंसर नंबर बी। टोटल 8 क्षेत्रों में बांटा गया है, आंसर हो जाएगा बी। अगला है कि महासागर के सबसे गहरे हिस्से को, तो जो सबसे गहरे हिस्सा होता है इसको कहते हैं गर्त, आंसर हो जाएगा आपका सी, गर्त। जैसे कि मेरियाना ट्रेंच, ट्रेंच इस इंग्लिश में ट्रेंच कहते हैं, कभी कभी आपको ट्रेंच भी दे सकता है। तो ट्रेंच जो होता है ये गहरे हिस्से को कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं आपका 72 कि भारत में मानसून आगमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जिम्मेदार है? मानसून जो आता है इसके लिए कौन सी स्थिति जिम्मेदार है? तो वायु का उच्च दाब, बिल्कुल नहीं, निम्न दाब होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो मानसून आता है इसका जिम्मेदार क्या है? जैसे कि उत्तर भारत में गर्मी के समय में क्या रहता है? निम्न दाब हो जाता है, मतलब कि हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, तो ये क्षेत्र हो जाता है निम्न दाब, मतलब ये खाली हो जाता है। तो हवा कैसे चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो हमारा जो हिंद महासागर है वहाँ पे रहता है उच्च दाब, तो वहाँ से इस स्थान को भरने के लिए हवाएं चलती है, तो इसी को कहते हैं मानसून, है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून आती है इसी वजह से। अगला देखते हैं कि वृष्टि छाया प्रदेश का क्या तात्पर्य है? तो वृष्टि छाया प्रदेश का ये तात्पर्य है कि पर्वत के विमुख। हाँ, बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, पर्वत के विमुख। जैसे ही ऑप्शन दिखे खट से आपको मारना है, समझ गया ना। हाँ, एकदम दिमाग को एकदम कंसंट्रेट कर रखना है और बिल्कुल सही मारना है। आंसर नंबर हो जाएगा ए, पर्वत का विमुख भाग को कहते हैं वृष्टि छाया, है ना। अगला देखिए आपका 74 है कि निम्नलिखित में से कौन हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य? तो हाथी के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है ना वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि पेरियार। और पेरियार कहाँ है? तो पेरियार है आपको केरल में, ठीक है। कहाँ है? तो आपको केरल राज्य में है पेरियार। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी है ना, और हाथी के लिए ये प्रसिद्ध है। पेरियार एक नदी भी है ना, जो आपको केरल में बहती है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं आपका 75,
सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है। सिंधु नदी कैसे प्रवाहित हो रही है? देखिए सिंधु नदी आपको प्रवाहित तो जहाँ से ये निकलती है मानसरोवर से, तो ये बहती है आपको पश्चिम की ओर, लेकिन थोड़ा सा बहती है ना। लेकिन इसके बाद पूरा नदी ये बहती है नॉर्थ से लेकर के साउथ। तो ये आंसर हो जाएगा आपको उत्तर से दक्षिण, आंसर नंबर ए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण ये प्रवाहित होती है। अगला देखते हैं कि मापनी में हर क्या व्यक्त करता है। मापनी जो होता है उसमें हर, अंश और हर होता है, तो हर जो होता है ये क्या व्यक्त करता है? धरातल की दूरी या मानचित्र की दूरी। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि धरातल की भी दूरी व्यक्त करता है और मानचित्र पर की भी दूरी। आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला देखते हैं 77 के भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन क्या है। तो भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन क्या है? वो भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन क्या है? ऑप्शन है एक विधि तंत्र, एक मॉडल है, एक उपागम है, या एक सिद्धांत है। तो एक उपागम है दोस्तों, क्या हो जाएगा? एक उपागम, आंसर नंबर सी। भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन जो है एक उपागम है। चलिए अगला है आपका 78 की कभी कभी उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है। देखते होंगे अपने आप में, है ना, कि कभी कभी देखते हैं कि कोनो वर्ष में, है ना, किसी वर्ष में बहुत वर्षा हो रहा है, किसी वर्ष में काफ़ी वर्षा कम हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका जो रीजन है एल नीनो का प्रभाव। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। बताए थे ना एल नीनो के बारे में, एल नीनो के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है आपको। तो आप जाइए ना पहले वाले टेस्ट में, टेस्ट देखिएगा तो वहाँ पूरा विस्तार पूर्वक मैप में समझा के बताया गया है, वो देख लीजिएगा तो आपको ये एकदम खट से बन जाएगा। 120 प्लस ज्योग्राफी अगर 50 पूछेगा तो 50 में आपको 45 प्लस आएगा, ये कन्फर्म 100%, जितना आपको पढ़ा दिए हैं। अगला देखिए कि 79 निम्न में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीप की सबसे लंबी कह रहा है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? ये है आपका प्रायद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीप मतलब पेनिनसुला इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपको गोदावरी। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो नासिक से निकलती है। नासिक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर पठार है नासिक में, वहीं से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है। तो याद रखिएगा। अगला है आपका पर्वतीय छायाकरण विधि में, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश बढ़ने की कल्पना की जाती है? बताइए। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा ये टफ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण। हाँ, इसका आंसर होना चाहिए दक्षिण पश्चिम। आंसर नंबर होना चाहिए डी, दक्षिण और पश्चिम। हाँ बिल्कुल सही है, दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा इसका आंसर, है ना। पर्वतीय छायाकरण विधि से भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश बढ़ने की कल्पना की जाती है? तो दक्षिण पश्चिम दिशा से। अगला देखते हैं आपका 81, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने प्रश्न है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भी आई है सभी प्रश्न आपको एग्जाम को लेकर के। ठीक है, इतना आप जितना आपको कराया गया मैराथन क्लास प्लस टेस्ट कर लेते हैं ना, तो मैं कन्फर्म कर रहा हूँ कि 120 प्लस आप ले आइएगा। ठीक है, तो अभी भी समय है आपके पास 2 दिन, तो जाकर आप देख सकते हैं, दिन रात जितना देखना है देख सकते हैं, कोई उसमें चार्ज आपको नहीं लगेगा। 81 देखिए, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। क्यों स्थापित की गई थी मुंबई में? तो मुंबई एक पतन है, बिल्कुल सही, यानी कि बंदरगाह है, और यह कपास उत्पादन के क्षेत्र के निकट है, बिल्कुल सही, क्योंकि कपास का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? मुंबई में होता है, और मुंबई में से पूंजी उपलब्ध थी, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, है ना। चलिए अगला देखते हैं आपका 82 है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? तो गंडक परियोजना का निर्माण जो हुआ था ये हुआ था वाल्मीकि नगर में। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि वाल्मीकि नगर में हुआ था गंडक परियोजना का निर्माण। अगला देखते हैं आपका है 83, निम्न में से कौन जिला गन्ना उत्पादन में अग्रणी है? तो गन्ना उत्पादन में जो अग्रणी जिला की बात कर रहा है, जिला है और बिहार का जिला है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि पश्चिम चंपारण। क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण में, बिहार में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। अगला देखिए आपका 84 कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है? तो कृषि में कितनी जनसंख्या लगी हुई है? तो 80%। क्या हो जाएगा? 80% जो बिहार की जनसंख्या है वो कृषि में लगी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं 85, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है दोस्तों ये अनवीकरणीय है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला को हम नया कर सकते हैं नहीं, एक बार कोयला खत्म हो गया ना तो आपको हजारों लाखों बरस लग जाएगा बनने में, इसीलिए कोयला को बचा बचा कर यूज करना है, समझ गए, ताकि आने वाले पीढ़ी भी देख सके कि हाँ कोयला कैसा होता था, समझ रहे हैं ना। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय है ना, ये नवीकरणीय है और पुनः पूर्ति योग्य भी इसको कह सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी पुनः पूर्ति योग्य। एक बार समाप्त हो जाता है फिर से हम इसको चार्ज कर लेते हैं, तो कभी भी सौर ऊर्जा खत्म होगा नहीं होगा, तो इसीलिए इसको कहते हैं नवीकरणीय या फिर पुनः पूर्ति योग्य। आंसर हो जाएगा बी। अगला है आपका 87, महाद्वीपों की एक साथ जुड़ी अवस्था को क्या कहते हैं? महाद्वीप, पहले जो अभी हमारा 7 महादेश है, पहले ये क्या था? आपस में जुड़े हुए थे, है ना, तो इसको कहा जाता था दोस्तों पेंजिया। क्या कहते थे? पेंजिया कहते थे। और उत्तर वाले भाग को कहते थे अंगारा लैंड और दक्षिण वाले को कहते थे गोंडवाना लैंड। तो याद रखिएगा, महाद्वीपों के एक साथ जुड़े अवस्था को कहा जाता था पेंजिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पेंजिया के बीच में एक सागर था जिसको क्या कहते थे? टेथिस सागर, और जो आज हिमालय है वो टेथिस सागर के पास ही उत्पन्न हुआ है।
अगला देखिए आपका 88 कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो है अपना बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपको कि 89 कि भारत की जनसंख्या में प्रति मिनट कितने व्यक्तियों की वृद्धि हो रही है, बताइए प्रति मिनट कितने जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी कि 29। आंसर हो जाएगा सी यानी कि 29 व्यक्ति प्रति मिनट वृद्धि हो रहा है। देखिए ये डाटा आपको काफ़ी पुराना है तो ये इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो आप लोग हल्ला नहीं मचाइएगा, ठीक ना। आंसर हो जाएगा सी। अगला है आपको नेपाल की सीमा भारत में किस राज्य से मिलती है। तो नेपाल की सीमा जो मिलती है वो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपका सिक्किम, ठीक है। हाँ, मणिपुर से नहीं मिलता है, पंजाब नहीं हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका सिक्किम यानी कि बी। सिक्किम के अलावा किससे मिलता है, तो आपका हो जाएगा उत्तराखंड यूके, और हो जाएगा यूपी, है ना, और हो जाएगा बिहार, और हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, और इसके अलावा सिक्किम। तो ये 5 राज्यों से सीमा बनाती है आपको नेपाल। आगे है कि भारत से श्रीलंका को अलग करता है। तो भारत से श्रीलंका को जो अलग करता है वो है आपको पाक जल संधि। आंसर हो जाएगा आपका सी, PAL के पाक जल संधि, याद रखिएगा PAL के पाक जल संधि, ठीक है। अगला है कि भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार मैंने कई बार विस्तार पूर्वक से बताया हूँ, अक्षांश को अलग बताया, देशांतर को अलग बताया, है ना। तो आप जाकर देख लीजिए ना, वो उसको देख लीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो भारत का जो मुख्य अक्षांशीय विस्तार है वो है आपको 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी, इसको एफ नहीं इसको डी कर लीजिएगा, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये हो गया अक्षांशीय। और देशांतरीय विस्तार कितना है दोस्तों, तो देशांतरीय जो विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, है ना, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो याद रखिएगा देशांतरीय और अक्षांशीय दोनों विस्तार। अगला है आपका 93 की कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कई बार हो चुका है, 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन राज्य, तो गुजरात, है ना, गुजरात, राजस्थान हो गया, MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और आपको उसके बाद हो जाएगा झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा 8 राज्य को। अगला देखते हैं आपका है 94 की भारत का सबसे प्राचीन भूखंड। तो सबसे प्राचीन जो भूखंड है भारत का वो है प्रायद्वीपीय पठार, है कि ना, ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार, ये है प्रायद्वीपीय पठार, ये है भारत का सबसे प्राचीन भूखंड, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, अगला देखते हैं दोस्तों आपका है 95 की दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी। अनायमुडी जो है ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। अनायमुडी जो है ये अन्नामलाई पर्वत पे है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2695 मीटर। आंसर नंबर हो जाएगा सी। कितनी ऊंचाई है, 2695, ये पड़ता है आपको केरल राज्य में, ठीक है। अन्नामलाई पर्वत पे है केरल राज्य में, 2695 मीटर इसकी ऊंची है, इसका नाम है अनायमुडी। अगला चलते हैं 96 है कि भारत से लौह अयस्क का आयात निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक करता है। तो लोहा जो सबसे अधिक आयात करता है भारत से वो है आपको जापान, ठीक है। जापान में लोहा बहुत कम मात्रा में होता है ना, वो दूसरे देश से आयात करता है और फिर उसका सामान बनाता है और दूसरे देश को फिर बेच भी देता है। देखिए कितना चालाक है वो, है कि नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर जापान। अगला देखते हैं 97 के बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणी के हिस्से कहे जाते हैं। तो जो बिहार में हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोमेश्वर की पहाड़ी। और ये कहाँ है, तो वेस्ट चंपारण में है ना, वेस्ट चंपारण में है ये, ठीक है, याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण। आंसर नंबर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 98 तट रेखा से कितने नैनोमीटर नॉटिकल माइल क्षेत्र सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। तो तट रेखा से 200 नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है, एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। तो गुना कर दीजिएगा, इसमें से 200 से गुना कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा कि 200 किलोमीटर तक हम इतना दूरी तक हमारा आर्थिक क्षेत्र है ना, समुद्र में। अगला देखते हैं आपका 99, देखिए 99 नंबर प्रश्न भी आपको वही है जो रिपीट हो चुका है, यानी समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक को राष्ट्रीय संपदा निहित घोषित किया गया है। तो राष्ट्रीय संपदा जो निहित घोषित किया गया है वो है 200 नॉटिकल माइल। आंसर हो जाएगा आपका बी। हाँ, अगला देखते हैं आपका 100 नंबर। तो चलिए हम लोग एक साथ तक पूरा कर लिए हैं, और 100 क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया है। तो जो राष्ट्रीय पेयजल जो मिशन चालू हुआ था, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 1986। क्या हो जाएगा, 1986 में इसको शुरू किया गया था। अगला देखिए आपका 101 कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, भारत से जाती है, बांग्लादेश से भी जाती है, म्यांमार से भी जाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि पाकिस्तान ऑप्शन के अनुसार। अगला देखते हैं 102 नंबर की अम्लीय वर्षा में क्या होता है। अम्लीय वर्षा जो होता है इसमें क्या होता है, जिससे वनस्पतियां क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो ऑप्शन है नाइट्रेट, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। हाँ, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होने की वजह से वनस्पतियां जो होती है, पेड़ पौधे जो होते हैं वो नष्ट हो जाती है। आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है दोस्तों गुरु शिखर। तो गुरु शिखर के बारे में आप लोग तो नाम सुने ही होंगे, अरावली की ये ऊंची चोटी है गुरु शिखर, है ना। तो ये अरावली की उच्च शिखर, आंसर हो जाएगा आपका सी। गुरु शिखर क्या है, अरावली की उच्च शिखर है।
अगला देखते हैं आपका 104। 104 जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? जो सही नहीं है उसको बताना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद सही है, हिमाचल प्रदेश का शिलोंग ये गलत है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए अगला देखते हैं आपका 105। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? बताइए, वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए 1972 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1972 में वन्य जीव जो संरक्षण है लागू किया गया था। अगला है आपको 106 कि भारत में अनेक कोयला क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? बताइए, भारत में जो अनेक कोयला क्षेत्र यानी कि कोल्ड फील्ड है वो आपको देखने को मिलेगा दामोदर घाटी। दामोदर नदी कहाँ बहती है? तो ये झारखंड में और पश्चिम बंगाल में बहती है, और उसके जो घाटी का क्षेत्र है उसी में आपको कोयला क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, हाँ याद रखिएगा। अगला है आपका 107 नंबर की तेलंगाना राज्य किसका विभाजन है? तो तेलंगाना किससे विभाजित होकर के बना था? आंध्र प्रदेश से। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद। ठीक है ना। अभी आपको हैदराबाद है, बाद में कहाँ हो जाएगा? तो अमरावती। और तेलंगाना कब अलग हुआ था? तो 2 जून, याद रखिएगा 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, हाँ स्पीड ज़्यादा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट इसको कम कर ले, ठीक है ना, सेटिंग में जा करके, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। देखिए मैं काफ़ी फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि आपको ये पूरी तरह पढ़ाया जा चुका है और आप लोग भी इसको पूरा पढ़ चुके हैं, तो आप लोग को भी ये पता होगा। स्लो इसलिए चलेंगे तो आपको बोर महसूस होगा, है ना। चलिए आगे 108 है। देखिए, सूखे की प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन कौन करता है? जो सूखा है, अगर सूखा पड़ गया तो इसका प्राकृतिक आपदा का प्रबंध कौन करेगा? तो ये आंसर हो जाएगा आपका कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नगर विमानन मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवहन परिवार कल्याण मंत्रालय। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि गृह मंत्रालय। इसका जो प्रबंध करेंगे वो है गृह मंत्रालय। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 109 नंबर की भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है वो है आपका कोयला। आंसर हो जाएगा आपका बी। सबसे अधिक भारत में कोयला से ही विद्युत का उत्पादन किया जाता है। लगभग 65% से भी ज़्यादा जो विद्युत का उत्पादन होता है भारत में वो कोयला से होता है। आंसर नंबर आपका बी। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास, तो सबसे अधिक जो कपास का उत्पादन होता है अग्रणी है वो है आपका महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा आपका बी। कपास के उत्पादन किस मिट्टी में होता है? तो काली मिट्टी में होता है। ठीक है, ये काली मिट्टी के बारे में मैंने कई बार बता चुका हूँ, तो आप लोग अगर मेरा वीडियो पे लगातार आप बने हुए हैं तो आपको पूरा याद हो गया होगा। अगला है कि कांडला पोर्ट कहाँ स्थित है? तो कांडला पोर्ट के बारे में तो मैंने कई बार बता चुका हूँ। जो कांडला पोर्ट है ये है कच्छ की खाड़ी में। आंसर हो जाएगा आपका ए। कहाँ है दोस्तों? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है। अगला देखते हैं 112। 112 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे होती है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पे जो खेती होती है फसल की वो है आपको धान। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि धान। और धान जो है ये सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल भी है, ठीक है, भारत की। और दूसरी जो सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो है क्या? आपका गेहूं। 113 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? देखिए फिर आ गया नहीं, तो महारत्न कंपनी नहीं है तो ऑप्शन देख लीजिए। ये में है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये तो है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये भी है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। तो आंसर हो जाएगा आपका, हाँ सॉरी, बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। बी नंबर, यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये जो है महारत्न कंपनियां नहीं है। महारत्न के मतलब क्या होता है कि इसका जो कारोबार है एक से लेकर के दूसरे देश में नहीं इसका कारोबार है, तो इसीलिए इसको कहते हैं महारत्न नहीं है। आंसर नंबर बी हो जाएगा। ए, सी और डी तीनों महारत्न कंपनियां हैं। अगला देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये दोनों नदी से मिलकर के जो डेल्टा का निर्माण होता है उसको कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसको सुंदरवन क्यों कहते हैं? सुंदरी वृक्ष की प्रधानता की वजह से कहते हैं इसको सुंदरवन। इसको मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। अगला देखिए आपका 115 की निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? बताइए कौन सा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, सुंदरवन या काजीरंगा। हाँ, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि काजीरंगा। काजीरंगा जो है असम में है, ये सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं आपका 16 की मैक मोहन रेखा भारत चीन की सीमा बनाता है। बिल्कुल सही है। और डुरंड रेखा किसकी सीमा बनाता है? तो डुरंड जो रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो सीमा रेखा है इसको कहते हैं डुरंड लाइन, है ना। हाँ, तो याद रखिएगा।
चलिए, अब भारत पाकिस्तान के बीच के जो सीमा रेखा उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ। अगला देखते हैं 17, कीनन स्टेडियम किस शहर में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेडियम है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कीनन स्टेडियम के बारे में। तो ये है आपको जमशेदपुर, आंसर नंबर डी। और जमशेदपुर कहाँ है, तो झारखंड में है, झारखंड में है आपको कीनन स्टेडियम। चलिए अगला है 118, भारत में सबसे पुराना तेल कहाँ है। तो सबसे पुराना जो तेल शोधक कारखाना है ये है आपको डिगबोई, आंसर नंबर डी। क्या हो जाएगा, डिगबोई में हो जाएगा सबसे पुराना तेल, आंसर नंबर डी। अगला है आपको 119 की, भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल सही है, भारत में जो सांगपो नदी को नाम से जाना जाता है वो है ब्रह्मपुत्र, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी, आंसर सी। और बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना। अगला है 120 नंबर प्रश्न है कि भीतर की स्थलीय सीमा रेखा। हाँ देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि भीतर की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी। हाँ देखिए, तो ये जो कह रहा है कि जो तटीय सीमा रेखा है, तटीय सीमा रेखा हमारा कितना है, 7516.6, ये हो गया तट। और जो स्थलीय सीमा है ये कितना है, 15,200 किलोमीटर। तो इसका ये कितना गुना है, 2 गुना है, आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, 2 गुना है ना। अगला चलते हैं 121, किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं। लावा के निक्षेप, निक्षेप मतलब क्या होता है, जमाव। तो लावा के जो जमाव मिलते हैं, ऑप्शन है राजमहल, अरावली, नीलगिरी, लुसाई। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर, राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो झारखंड में है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो झारखंड राज्य में है, ठीक है। अगला देखिए आपका 122, लूनी किसकी सहायक नदी नहीं है। तो लूनी नदी, लूनी नदी जो है दोस्तों ये निकलती है आपको अरावली पर्वत से और ये जाकर के कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। और किसकी सहायक नदी है पूछ रहा है, तो गंगा की तो नहीं है, यमुना की भी नहीं है, चंबल की भी नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे देखिए कि इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन में दिया गया सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मंगलोर गलत है, चेरापूंजी, मासिन राम बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका मासिन राम में सबसे अधिक 1180 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है, 1180 सेंटीमीटर। और ये कहाँ है, तो मेघालय राज्य में पड़ता है। अगला देखिए 124 प्रश्न कहता है कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। जो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, इसको नेपाल में क्या कहते हैं, तो नेपाल में इसको कहते हैं सागर माथा। क्या कहते हैं, सागर माथा। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर। वर्तमान में कहीं कहीं आपको 50 मिलेगा, है ना। अगला देखते हैं आपका 125, भारत की निम्न जनजातियों में से किसके नाम पर प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के महाद्वीप का नाम रखा गया। देखिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया था कि ये जो हमारा पेंजिया था और पेंजिया के जो उत्तर वाले भाग था इसको कहा जाता था अंगारा लैंड और दक्षिण वाले भाग को कहते थे गोंडवाना लैंड। तो भारत का जो है गोंड जनजाति का नाम तो जानते ही हैं, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, गोंड, है ना। भारत की निम्न जनजाति, यही तो जनजाति पूछ रहा है, तो वो गोंड जनजाति था, है ना। इसके नाम पर प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के महाद्वीप का नाम रखा गया है। अगला है आपका 126 की, कॉफ़ी होता है, कॉफ़ी आप लोग पीते ही होंगे, तो कॉफ़ी क्या होता है, उपोष्ण झाड़ी है या उपोष्ण शीतोष्ण झाड़ी है, उष्ण कटिबंधीय झाड़ी है या ठंडी शीतोष्ण झाड़ी है। तो देखिए जो कॉफ़ी होता है ना ये उष्ण कटिबंधीय झाड़ी होता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी, उष्ण कटिबंधीय झाड़ी होता है कॉफ़ी। अगला है आपका 27 प्रश्न कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा एक बहुमत निर्णय के अनुसार नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस ऊंचाई तक करने की अनुमति दी गई। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है, तो नर्मदा नदी पर। और इसकी ऊंचाई जो अनुमति दिया गया था, कितने ऊंचा ये बनाया जाएगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा, तो आंसर हो जाएगा 163 मीटर, है ना। उच्चतम न्यायालय इस पर निर्णय सुनाया था कि 163 मीटर से ज़्यादा ऊँचा नहीं बनाया जा सकता है, आंसर हो जाएगा सी। अगला है आपका 128 की, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण क्या। अब देखिए प्रायद्वीपीय जो नदी है ये ज़्यादा करके नदी बहती है पूरब की ओर, यानी कि इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है। तो पूरब की ओर बहने का कारण क्या है, तो बहने का कारण यही है, तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें पश्चिमी भाग वृष्टिमय है, गलत है। पश्चिमी घाट जल विभाजक का कार्य मुख्यतः करते हैं। सी है कि नदियाँ रिफ्ट घाटियों का अनुसरण करती हैं। और डी है कि पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट नीचे, आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए नदी कैसे बहती है, नदी जब बहती है यानी आप घर में भी पानी गिरा करके देखिएगा तो पानी किधर बहती है, जिधर ढलाव होगा उधर ही पानी बहेगी ना। तो इसका मतलब है कि पूर्वी ढाल जो है इधर की ओर ढलाव है, इसी वजह से तो नदी बह रही है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, पश्चिमी घाट की तुलना में, यानी ये पश्चिमी घाट की तुलना में जो पूर्वी घाट है ये क्या है, नीचा है। अगला देखिए आपका 29 कि भारत में धारीवाल और लुधियाना, जो धारीवाल है और लुधियाना है ये नगर, ये किस लिए विख्यात है। तो रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र या संश्लिष्ट वस्त्र, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि ऊनी वस्त्र। किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है ना, धारीवाल और लुधियाना।
देखिए अगला है आपका 130, वायुमंडल की परत का नाम बताइए। उस वायुमंडल की परत का नाम बताना है जिसमें मौसम की सभी घटनाएं होती है। तो मौसम की जो सभी घटनाएं होती है वो है आपको क्षोभ मंडल, जैसे कि ओलावृष्टि होना, है ना, बादल गरजना, आंधी तूफान आना, वर्षा होना, जितनी भी घटनाएं होती है सब क्षोभ मंडल में ही होती है। ठीक है। अगला देखते हैं आपका 131, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पूछ रहा है ये कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, आपको गोवा में है। ठीक है, गोवा में है, आंसर नंबर डी। अगला देखते हैं आपका 132, निम्न नदियों में से कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो कई बार बता चुके हैं, रिफ्ट घाटी से होकर दो नदी जो महत्वपूर्ण नदी है आपको बहती है, तो वह है ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, आंसर नंबर आपका बी। अगला देखिए आपका 133, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तीन देशों से मिलती है। बताइए वो राज्य बताना है ना, वो राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं तीन देशों से मिलती है। तो वह है अरुणाचल प्रदेश, और हाँ ना, अरुणाचल प्रदेश तीन देश से कौन कौन से देश से मिल रही है, एक तो हो गया भूटान, दूसरा हो गया म्यांमार और तीसरा हो गया चीन। और एक और देश है आपका सिक्किम। तो सिक्किम भी जो है ये भी आपको तीन देशों से सीमा बनाती है। कौन कौन, नेपाल, चीन और भूटान। तो याद रखिएगा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश दोनों तीन तीन देश से सीमा बनाती है। अगला है आपका 134 नंबर प्रश्न है कि गन्ना का मूल उत्पादक देश। तो गन्ना का जो मूल उत्पादक देश है वो है आपका भारत। क्या हो जाएगा, भारत जो है गन्ना का मूल उत्पादक देश है दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए अगला देखते हैं 135 कि मृत सागर। मृत सागर का नाम तो आप लोग सुने होंगे, यानी कि डेड सी इसको इंग्लिश में कहेंगे। इसको मृत सागर क्यों कहा जाता है, आखिर नाम इसको जो मृत सागर पड़ा है आखिर क्यों कहा जाता है इसको मृत सागर। तो ऑप्शन दिया गया कि इसका पानी खारा है, खारा तो है ये तो सही है, लेकिन इसमें कोई भी जलीय जीव नहीं है इसलिए इसको कहते हैं मृत सागर, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। इसमें कोई भी जलीय जीव, इतना खारा है ना कि इसमें कोई भी जलीय जीव नहीं रह पाता है, मर जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला देखते हैं आपका 136 है कि किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। तो ऑप्शन है अक्टूबर, नवंबर, मई, जून, जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर के महीने में दोस्तों बंगाल की खाड़ी में है ना उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहता है। अगला देखिए 137 है कि चुका पावर प्रोजेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। चुका पावर प्रोजेक्ट जो है ये निर्माण भारत द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया था, तो भूटान में किया गया था, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, भूटान। अगला देखिए आपका है 138, तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है। तो तारपीन का जो तेल मिलता है वो चीड़ के पेड़ से मिलता है, आंसर क्या हो जाएगा, ये बी नंबर, चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है तारपीन का तेल। अगला देखते हैं 139, ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का जो अपारंपरिक स्रोत है वो है आपको बायोगैस। बायोगैस क्या है, अपारंपरिक स्रोत। गोया तो परंपरागत है, ईंधन भी परंपरागत है, पेट्रोलियम परंपरागत है, जो बायोगैस है ये अपरंपरागत है। ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, है ना, एक लाइक कर दीजिएगा। आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और स्टेट के बाद आपको सीटेट, केवीएस प्लस दरोगा और बीपीएससी का आपको तैयारी स्टार्ट कर दिया जाएगा, सबका टेस्ट आपको स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 140 नंबर की, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल यानी गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तभी पहले बता दें कि जो पर्वत जो होता है ना, इसको काट करके जब नदियाँ बहती है तो ये दर्रा का निर्माण करती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, क्या हो जाएगा, दर्रा, है ना। गैप को क्या कहते हैं, दर्रा। दर्रा मतलब होता है रास्ता। अगला प्रश्न है 141 की कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती है, जो क्या दर्शाती है। तो ऑप्शन है समान वायुमंडलीय दाब वाले क्षेत्र गलत है, समान तापमान गलत है, बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र, आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना। बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र दर्शाया जाता है कंटूर के माध्यम से, आंसर हो जाएगा सी। अगला है 142 है कि वायुमंडल के ऊपरी सतह में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है। ओजोन जो गैस है ये क्या चीज़ का अवशोषण करती है। तो ऑप्शन है पराबैंगनी विकिरण, बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, पराबैंगनी विकिरण का ये अवशोषण कर लेती है। जैसे ही आपको ऑप्शन दिखे ना सही, खट से मारना है, ठीक है। हाँ, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है। जो भारत में हरित क्रांति हुआ था 1966-67 में, है ना, इसके जो जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन जी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था वो आपको रबी की फसल पे यानी गेहूं पे पड़ा था। और ये कहाँ हुआ था, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा राज्य में वो था पंजाब हरियाणा। तो इसको अन्य दूसरा नाम क्या है, अन्य जो दूसरा नाम है बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति भी इसको कहा जाता है। अगला देखिए 144, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन कौन से है। बताइए, भारत के पूर्वी तट, ये है पूरब, ये है आपको पश्चिम, तो पूर्वी तट पे कौन सा पतन है बताइए ना। कांडला, कांडला तो गलत है, कांडला तो गुजरात में, हल्दिया सही था लेकिन कांडला गलत है तो ये गलत हो गया। हल्दिया कोचीन गलत हो गया, कोचीन केरल में है। पारादीप और कांडला,
पारादीप और कांडला, ये भी गलत हो गया। आंसर हो जाएगा डी यानी कि पारादीप। पारादीप कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है। और हल्दिया आपका है वेस्ट बंगाल में। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला है 145। भारत का मानक समय जो IMT है, ठीक है, तथा ग्रीनविच का जो मध्य समय है, इसके बीच अंतर कितना है? तो भारत और जो ग्रीनविच के जो समय का अंतर है वो है 5.5 घंटा। आंसर नंबर ए प्लस 5.5 घंटा। याद रखिए, माइनस नहीं, बी नंबर देखिए माइनस दिया गया, गलत हो गया। 12 घंटा गलत है, 6 घंटा गलत है। आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी प्लस 5.5 घंटा। यानी भारत जो है कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। आगे देखिए 146 है कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित जो क्षेत्र है उसको कहते हैं, आपको क्या कहते हैं? डी नंबर यानी कि नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, हाँ, आरक्षित क्षेत्र उसको कहते हैं नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है आपका 147। शांत घाटी किस राज्य में है? तो कई बार बता चुके हैं, शांत घाटी जो है वो आपका केरल में है ना। साइलेंट वैली इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है। साइलेंट वैली पूछ लिया जाए तो इसको मारना है केरल, और शांत घाटी दोनों एक ही है। अगला है 148। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है ना, ये आपको प्रसिद्ध है तेंदुआ और चीतल के लिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। ठीक है, तेंदुआ और चीतल। अगला प्रश्न देखिए 149 है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद, बाद कह रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद कह रहा है, कौन बोई गई फसल कौन सी है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून खत्म हो जाता है, उसके बाद जो फसल बोया जाता है वो है रबी की फसल, है ना। आंसर नंबर हो जाएगा ए, है ना, आंसर नंबर ए। और देखिए दोस्तों, आज का लास्ट प्रश्न है, तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जाते जाते आपको कुछ करना नहीं है, बस लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, अपने सगे संबंधी, अपने भाई परिवार सभी को। ठीक है, हाँ, ताकि मेरा भी थोड़ा सपोर्ट हो सके। मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करें हमारे लिए, ताकि मैं और भी आप सभी के लिए मेहनत करूँ, और भी अच्छा प्रश्न लाऊँ। ठीक है, और भी अच्छे तरीके से आप लोग को तैयारी करवा सकूँ। 150 नंबर है कि भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य बताइए। सबसे ज़्यादा जो ताप विद्युत का उत्पन्न करता है वो राज्य है आपका महाराष्ट्र। कौन सा? आंसर नंबर बी हो जाएगा यानी कि महाराष्ट्र। तो ये था दोस्तों आज का 150 प्रश्न आपका समाप्त हो गया है। और ये मैराथन क्लास का था 8वां क्लास। ठीक है, 8वां, इसके पहले आपको 7 हो चुका था, आज आपका 8वां पूरा हो गया। और इसके अलावा भी आपको लगभग 50 टेस्ट ज्योग्राफी में कराया गया है, तो जाकर देख लीजिए, बाकी है ना, काफ़ी फ़ायदा करेगा आपको। ठीक है, अगर आपको 120 प्लस लाना है, अगर आपको रिजल्ट लेना है, तो क्योंकि कट ऑफ आपको ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है, कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए अपना तैयारी को पूर्ण रखना है। इसके लिए आपको बस 2 दिन 3 दिन टाइम है आपके पास, तो आराम से आप पढ़ लीजिए। और ये 150 प्रश्न आपको कराया गया दोस्तों। और इसका अगर PDF चाहिए तो देखिए, अब समय तो नहीं है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं PDF तो आप ले सकते हैं, और इसको आप रिवीजन कर सकते हैं जल्दी से, है ना। चलिए, इसमें कुछ आपको चार्ज लगेगा और आपको PDF दे दिया जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर लें, है ना। यहाँ पे आपको बहुत सारा PDF डाला गया है। और ये फेसबुक पेज है, तो प्लीज़ दोस्तों इसे आप लोग लाइक करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें, है ना। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है करियर पॉइंट बाय मुकेश सर, या तो आपको ज्योग्राफी बाय मुकेश सर, ये दोनों में से कोई भी नाम आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, तो मेरा चैनल आ जाएगा। और उसमें लिखा रहेगा करियर पॉइंट बाय मुकेश सर, एक लोगो बना है करियर पॉइंट बाय मुकेश सर, और उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा शेयर करें, थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए। फिर हम लोग कल मिलते हैं, नहीं, आज रात में हम लोग मिलते हैं, 9 बजे से हो जाएगा आपका पॉलिटी का क्लास। ठीक है ना, तो रात में पॉलिटी का क्लास होगा 9 बजे से, मैराथन क्लास, तो आप लोग जरूर से जरूर